नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर हर भाई हर बहन का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं, क्योंकि यहां से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है और आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहां पर बोला गया है निम्न में रबी की फसलें हैं। रबी की फसलें क्या होती हैं भैया? रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल माह में की जाती है। गेहूं, चना, मटर, आलू, सरसों, ये सभी रबी की फसलें होती हैं। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन डी में चना और गेहूं दिया है, जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। यहां पर बोला गया है वन्य प्राणी सप्ताह है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या फिर जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो ध्यान रखना, वन्य प्राणी सप्ताह है प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर कहा गया है तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैगसेसे पुरस्कार दिया गया? जल संरक्षण, सामुदायिक वानिकी, वनों के संरक्षण या फिर सौर ऊर्जा। तो भाई तरुण भारत संघ के जो राजेंद्र सिंह हैं, इनको जल संरक्षण के लिए मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ साथ ध्यान रखना भाई लोग, जो राजेंद्र सिंह हैं इनको वाटरमैन अर्थात जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहां पर हम देखें ये सभी गैसें हैं भैया भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी, लेकिन यहां पर बोला गया अधिकतम। तो भैया जब अधिकतम की बात की जाए तो अधिकतम है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CO2। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। बोला गया है घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं? हरित गृह गैस का मतलब क्या है? ग्रीन हाउस गैस, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर मीथेन। तो ध्यान रखना, जो घरेलू मवेशी हैं और भेड़ हैं ये उत्तरदायी हैं मीथेन गैस के लिए, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया है मीथेन, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए प्रश्न क्रमांक 7-6 पर आते हैं। चलिए यहां पर बोला गया है वनों के कटान के मुख्य परिणाम क्या है? जो वनों की कटाई की जाती है, बताना इसके मुख्य परिणाम क्या है? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश हुआ है। बिल्कुल भैया, जो वन्य प्राणी है उनके प्राकृतिक आवास का विनाश हो गया है वनों की कटाई से। जल चक्र पर प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल भैया, जो वर्षा है वो क्या है, कम होगी यदि वनों की कटाई होगी तो। मृदा अपरदन, बिल्कुल भाई, क्योंकि जो वनों पेड़ों की जड़ें होती हैं वह मृदा को बांधे रखती हैं, इसलिए वनों की कटाई की वजह से क्या होगा, मृदा अपरदन होगा। तो इसमें देखें हम
कहा गया है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो भैया 1, 2 और 3 सही है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कहा गया है नदी मुहानों के लक्षण हैं। जो नदी के मुहाने हैं इनके क्या लक्षण होते हैं? ताजा एवं खारा जल, समृद्ध जैव विविधता, अधिक उत्पादकता। तो भैया नदी मुहानों के सभी लक्षण होते हैं, इसलिए यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। यहां पर कहा गया है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? प्रश्न ध्यान से समझना। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है? पारिस्थितिक संतुलन कहलाती है क्या? नहीं भैया। खाद्य स्तर नहीं, जैव अपघटन नहीं, बल्कि वो कहलाता है भाई जैव सांद्रण। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, देखिए यहां पर कहा गया है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती हुई मात्रा जैव सांद्रण कहलाती है। जैव सांद्रण में पर्यावरण से किसी प्रदूषक का खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव में सांद्रण बढ़ता जाता है। समझ गए? चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। केदारनाथ अभयारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए या फिर कस्तूरी मृग के लिए? तो ध्यान रखना भाई, जो केदारनाथ अभयारण्य है ये जाना जाता है कस्तूरी मृग के लिए। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसके बारे में हम थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि यहां से और भी प्रश्न बनने वाले हैं। देखिए जो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य है यह कहां पर है? तो उत्तराखंड में चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है। ये आप ध्यान रखें, कहां पर है? उत्तराखंड में है, चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में। इस अभयारण्य के नाम केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, इसलिए इस अभयारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य भी कहा जाता है। ओके, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 10 पर। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? दोमट, बलुई, चिकनी या फिर बालू, बारीक बालू? तो देखिए भाई, जब जल धारण क्षमता अधिक की बात की जाती है तो वहां पर आता है नाम चिकनी मिट्टी का। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, यहां पर कहा भी गया है चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। चिकनी मिट्टी के जो कणों का आकार है वह 0.002 माइक्रोन से कम होता है और यह भूरे रंग की होती है। यह प्रायः नदियों के किनारों पर देखने को मिलती है, ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, बीरबल साहनी को, एमएस स्वामीनाथन या फिर एमओपी आयंगर को या फिर डॉक्टर बी कुरियन को? तो भैया भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 12 पर। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है, बताइए ऐसा कौन सा पक्षी है जो बर्फ पर अंडे देता है? आर्कटिक टर्न, हमिंग बर्ड, एल्बेट्रॉस या फिर पेंगुइन? तो भाई जो पेंगुइन पक्षी है यह बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसकी हम थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है
पेंगुइन एक ना उड़ने वाला पक्षी है। आप लोगों ने देखा होगा भाई सभी पक्षी उड़ते हैं, लेकिन जो पेंगुइन है एक ऐसा है ना उड़ने वाला पक्षी है जो अंटार्कटिका के बर्फीली इलाकों में पाया जाता है। पूछा जा सकता है कहां पर पाया जा सकता है, तो ध्यान रखना कहां पाया जाता है। यह बर्फ पर अंडे देती है तथा नर पेंगुइन इन अंडों की देखभाल करता है। ये अपना आधा जीवन धरती पर और आधा जीवन महासागरों में बिताते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? टुंड्रा, सवाना, टैगा या फिर स्टेपीज? तो भाई टुंड्रा का दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। देखिए व्याख्या भी देख लो कि इसे क्यों कहा जाता है मरुस्थल। आर्कटिक मरुस्थल टुंड्रा का दूसरा नाम है। इस टुंड्रा प्रदेश में सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है। कम से कम 8 महीनों तक धरातल है वो हिमाच्छादित रहता है, मतलब बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, टुंड्रा प्रदेश उत्तरी कनाडा, अलास्का, यूरोपीय रूस, साइबेरिया और आर्कटिक महासागरों के द्वीप समूह में फैला हुआ है। देख लिया ना आपने, कम से कम 8 महीनों तक यह जो टुंड्रा प्रदेश है यह बर्फ से ढका रहता है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? आर्कटिक मरुस्थल कहा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। मीजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। उभयचर जीवों का, सरीसृप जीवों का, पक्षियों का या फिर स्तनधारी जीवों का? तो ध्यान रखना जो मीजोजोइक युग है यह माना जाता है सरीसृप जीवों का। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। देखिए यहां कहा गया है मीजोजोइक युग सरीसृप जीवों का युग माना जाता है। ये जीव पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैं। समझ गए ना, जो सरीसृप जीव होते हैं यह पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैं। इनके शरीर पर बाल या पंख के बजाय सल्क होता है और ये कैसे होते हैं? असमतापी जंतु होते हैं। ये प्रायः अंडे देने वाली प्रजाति हैं, जैसे कछुआ, छिपकली, सर्प, घड़ियाल। ये कैसे हैं? सरीसृप जीव के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि यह कैसे हैं? रेंगकर चलते हैं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 जो लिया गया है आपदा प्रबंधन से। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? भूस्खलन, भूकंप, नाभिकीय दुर्घटना या फिर अम्लीय वर्षा? तो ध्यान रखना जो चेरनोबिल दुर्घटना है यह संबंधित है नाभिकीय दुर्घटना से। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर कहा गया है चेरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है जो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में घटित हुई थी। इस परमाणु दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। जो मैं व्याख्या यहां पर पढ़ता हूं वो आपको ध्यान रखना है और जो अलग से बताता हूं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। यहां पर बोला गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? मतलब ये कहा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में बताता है? तो भैया वो है अनुच्छेद 51 ए। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17 पर। कहा गया है वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है? चाय, शहतूत, रबड़ या फिर ये सभी? तो भाई यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ध्यान रखना वन संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था इसके अनुसार चाय, रबड़ और जो शहतूत की खेती है गैर वन्य गतिविधि है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं।
और आप सभी लोग भाई सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट करते जाएं या कॉपी में नोट करते जाएं और बाद में कमेंट जरूर करना आपने कितना स्कोर किया 30 में से। ठीक है, मैं हर वीडियो में बोलता हूं लेकिन भैया कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, है ना, क्या पता क्यों करते हैं, या तो उनका स्कोर कम आता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या कहा गया है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की परावैंगनी किरणों मतलब अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं उनको पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। तो भैया वो होता है समताप मंडल, जो प्रकाश की जो परावैंगनी किरणें हैं अल्ट्रावायलेट इनको रोकता है। क्योंकि समताप मंडल में भाई ध्यान रखना ओजोन परत पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, समताप मंडल को कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 19 पर। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। चलिए यहां पर जो आंसर है भाई सोच समझ कर देना। देखिए इतना तो हमें पता है कि भूतापीय ऊर्जा कैसा है, नवीनीकृत है, मतलब इसको हम पुनः यूज कर सकते हैं यूज होने के बाद भी। तो यहां पर देखें नवीनीकृत भैया में किस किस में दिया है, इसमें दिया, इसमें दिया, मतलब या तो ए होगा या फिर सी होगा। तो ध्यान रखना जो भूतापीय ऊर्जा है कैसी है, अपारंपरिक है और नवीनीकृत है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा भैया ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर कहा गया है पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के झरनों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, ये ऊर्जा अपारंपरिक नवीनीकृत प्रकार का संसाधन है। ये ऊर्जा एक बार प्रयोग होने के बाद दोबारा भी हो सकती है, इसलिए इसे कहा जाता है नवीनीकृत। इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने, बिजली बनाने आदि में किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ कहां पर भूतापीय ऊर्जा के प्लांट हैं वो भी यहां पर लिखा हुआ है। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 पर आते हैं। जल चक्र को नियंत्रित करता है घास स्थल, पिलवक, वन या फिर ऊपरी रोही। भैया आपने कई बार सुना है कि जो वन है ये हमारे बहुत ही आवश्यक है पर्यावरण का भाग, क्योंकि वनों से क्या है वर्षा होती है। तो हम कह सकते हैं जल चक्र को कौन नियंत्रित करता है, वन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 पर। यहां पर कहा गया है खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। बताइए खाद्य, प्रकाश और स्थान इन तीनों में किसके लिए संघर्ष होता है। नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हूं, नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न भिन्न स्थान। भैया भिन्न भिन्न स्थान में संघर्ष नहीं होगा। ठीक है, दूर स्थित नहीं, दूर संबंधित होगी तो भी नहीं, जो आपसी संबंधित होंगी। मतलब क्या है भाई, देखिए मतलब ऐसे पौधे, देखिए जो आवश्यकता इसको है वही आवश्यकता इसको है। ठीक है, पास पास है तो क्या है संघर्ष होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान पर उग रही हूं। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण तथा सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। संज्ञानात्मक या फिर आयु उपयुक्त पाठ्यक्रम। बिल्कुल भैया, बच्चों की आयु के उपयुक्त हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए। अनुकूल तथा धमकी रहित परिवेश, बिल्कुल जो परिवेश है वहां का वो बच्चों के अनुकूल होना चाहिए और धमकी रहित होना चाहिए, मतलब बच्चे वहां पर स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है, चलिए स्कूल आधारित आकलन तथा आख्या प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के साथ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। क्या कहा गया भैया यहां पर, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक हैं। बताइए यहां पर पर्यावरण अध्ययन सीखने के मुख्य संकेतक कौन हैं।
पर्यवेक्षण तथा रिपोर्टिंग, बिल्कुल भैया ये तो होता है। अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, बिल्कुल भैया। पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उपरोक्त सभी के साथ। ये सभी क्या है? मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक है पर्यावरण अध्ययन सीखने की। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। और भैया जिन साथियों को नोट्स चाहिए हैं वो हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए यहां पर कहा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। देखिए भैया यहां पर क्या नहीं होनी चाहिए, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती हो, बिल्कुल सही है भैया। एकीकृत का मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती हो, बिल्कुल भैया। यह वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करती हो, बिल्कुल। ऑप्शन डी में क्या कहा गया है? यह परिभाषा और अमूर्त अवधारणा की व्याख्याओं पर ध्यान केंद्रित करती हो। भैया मैं कई बार आपको बोल चुका हूं जिसमें रटने, याद करने या परिभाषाओं पर जोर देने की बात कही जाए, ठीक है, तो वो आंसर आपका नेगेटिव होगा। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? एक कथन भी भैया नेगेटिव है। और भैया ये ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन है, ये भी आप सभी जानते हैं। भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, बिल्कुल भैया सही बात है, ठीक है ना, ये सही है। विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, अभी बोला मैंने पिछले क्वेश्चन में जिसमें रटने की बात की जाए वो तो भैया हो नहीं सकता। तो यहीं पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसा है? नेगेटिव। जब भी आपको पेडागोजी मिलेगा उसमें यदि लिखा मिले आपको उद्देश्य नहीं है या आवश्यक नहीं है, तो उसमें आपको ऐसा विकल्प कोई मिलता है जिसमें रटने की बात की जाए, याद करने की बात की जाए, या बच्चे को धमका कर या दंड देने की बात की जाए, या अभिभावकों से शिकायत करने की बात की जाए, तो वो कथन आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 पर आते हैं। पेड़ों की कटाई घटाती है। अब भैया कितना आसान प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है भैया सीटेट एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सीटेट एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं भैया पेड़ों की कटाई क्या घटाएगी? वर्षा की मात्रा घटाएगी ना। ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ना। देखिए मृदा अपरदन और भूस्खलन, भैया पेड़ों की कटाई होगी तो भूस्खलन घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा, मृदा अपरदन भी बढ़ेगा, ठीक है। बहुत सारे छात्र क्या सोचते हैं कि जहां पर ऑप्शन डी में ए सभी दिया है वो ए सभी लगा देना है, गलत हो जाएगा भाई, है ना। ये हर किसी को ट्रिक पता है कि ये सभी दिया है तो ये सभी लगा दो, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है और सोच समझकर वहां पर आंसर देना है। फिलहाल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा, ठीक है। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। क्या कहा गया है? प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बताइए आप लोग मानव समुदाय है यह सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है? बताएंगे आप लोग। यह वास्तविक स्थितियों में सीखने में अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल भैया सही है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, बिल्कुल भैया। मानव समुदाय तो क्या है, हर जगह उपलब्ध हो जाएगा आसानी से, है ना। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं, बिल्कुल। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं।
और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें। जो भी आपके फ्रेंड हैं जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? जो भागीरथी नदी है, बताना इसका उद्गम स्थल क्या है? पिंडारी ग्लेशियर, संतोषनाथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील या फिर गंगोत्री ग्लेशियर। तो भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। भागीरथी नदी का उद्गम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ध्यान रखना, जो भागीरथी नदी है यह नदी देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है और गंगा नदी का निर्माण करती है, ये भी आप ध्यान रखना। और जो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर ही बनाया गया है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। मिनी माटा रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। भैया हम सभी जानते हैं जो मिनी माटा रोग है यह प्रदूषण से होता है, तो बताना है किसका परिणाम है? समुद्र में बिखरे तेल का? नहीं भाई। वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का? नहीं। औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का? बिल्कुल सही है। हम सभी को पता है जो मिनी माटा रोग है वो पारे की वजह से होता है, तो यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। जो औद्योगिक पारा है उसको पानी में छोड़ेंगे तो क्या है, जब पिएंगे तो अपने अंदर पहुंचेगा, तो इससे मिनी माटा रोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है इसमें क्या होता है, अंगों ओंठ जीव आदि में संवेदन शून्यता, बहरापन, आंखों में धुंधलापन, ये इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, मिनी माटा रोग में। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। तो मैं एक काम करता हूं भाई, इसका आंसर मैं देता नहीं हूं, आप सभी को पता है मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको एक प्रश्न करने के लिए देता हूं। तो भैया मैं भूल गया, पहले मैं लास्ट क्वेश्चन छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है किससे किसका मिलान होगा, और ये यहां पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, बताना किसका मिलाप सही होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो भाई, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस चार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।